हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन कल्याणी जूनियर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं बच्चों चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। ठीक है बच्चों, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री आज का हमारा चैप्टर है। तो देखते हैं कि यूक्लिड्स ने क्या किया था बच्चों। इन्होंने कुछ एक्सियम्स दी थी। ठीक है, उन एक्सियम्स को अपन देख लेते हैं। क्या है वो कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। देखिए, दो कोई चीज़ें हैं ना, दो चीज़ों को इन्होंने बताया है। अब उन चीज़ों से कहने का मतलब कि मान लिया कि हम डिस्टेंस की बात कर लेते हैं कि ए बी के कोई डिस्टेंस है, मतलब ए बी के बीच में कोई दूरी है। ठीक है, तो क्या होगा कि मान लिया ए बी की दूरी ए बी सी के इक्वल है। ठीक है बच्चों, ए बी की डिस्टेंस और बी सी की डिस्टेंस बराबर है। मैं कह रहा हूँ कि ए बी जो है बच्चों सी डी के बराबर है और बी सी जो है बच्चों अगर सी डी के बराबर है तो ये क्या होगा, अल्टीमेटली ये दोनों टर्म्स जो होंगी वो क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई होगी बात आपको। ये था फर्स्ट एक्सियम। सेकेंड एक्सियम की बात करते हैं कि इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स। मीन्स कहने का कि ए बी और बी सी ये दो तो आपके पास दो टर्म इक्वल टर्म है। मैं क्या कर रहा हूँ कि ए बी में भी मैं ए सी ऐड कर रहा हूँ, मान लिया जाए, और मैं बी सी में ए सी ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब कि दो इक्वल टर्म में कोई एक इक्वल टर्म ऐड कर दी जाए तो जो आंसर आएगा बच्चों वो क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको। फिर बढ़ते हैं थर्ड की तरफ। इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स। मीन्स कहने का कि ए बी और बी सी इक्वल है ना। मैं इसमें से क्या करता हूँ बच्चों, ए बी में से ए सी को माइनस करता हूँ और बी सी में भी ए सी को माइनस करता हूँ, तो जो रिजल्टिंग आंसर होगा वो क्या होगा बच्चों, वो होगा इक्वल। ठीक है, दिस इज थर्ड एक्सियम ऑफ यूक्लिड्स। ये यूक्लिड का क्या था बच्चों, थर्ड एक्सियम था। उन्होंने क्या दिया थे, कुछ एक्सियम्स दिए थे और कुछ पोस्टलेट्स दिए थे, बट वो क्या कर नहीं पाए, उनको एग्जैक्टली प्रूव नहीं कर पाए। इसलिए सिर्फ हम उनको पढ़ते हैं, वो क्या है, ऑथेंटिक है, या फिर उनको क्या है कि वो वेल प्रूव्ड नहीं हो पाए। तो मैथमेटिशियंस ने उनको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया कि भाई तुम्हारी बातें तो सही है लेकिन ये क्या है, ये प्रूफ नहीं कर पा रहे हो, तुम पहले इनका प्रूफ लाके दो। देखो, थिंग्स विच आर कॉन्साइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, देखिए क्या होता है, कोइंसाइड करने वाली चीज़ें जो होती है वो बराबर होती है। कोइंसाइड से मतलब कहने का कि जैसे कि बच्चों बात करते हैं हम ए और बी, हमने कोई लाइन सेगमेंट लिया है। अब इस लाइन सेगमेंट पे मान लिया कि ये सी पॉइंट और डी पॉइंट है ना, दो पॉइंट ले रहे हैं और हम कह रहे हैं कि ये कोइंसाइड पॉइंट है। तो क्या होगा बच्चों कि ए सी और बी डी जो होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। इफ़ डी एंड सी आर कोइंसाइड, अगर डी और सी जो है बच्चों कोइंसाइड है तो इसका मतलब कि ए सी और बी डी जो होंगे क्या होंगे, बराबर होंगे, इक्वल होंगे, कोइंसाइड होने पर इक्वल होंगे। ठीक है बच्चों, देखते हैं द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट लाइन। अब इसमें क्या होगा कि देखो, ये कोई एल एम हम लाइन बनाते हैं। ठीक है, इसमें लाइन सेगमेंट ले लेते हैं ए बी। ठीक है बच्चों, तो जो ए बी लाइन सेगमेंट होगा वो हमेशा इस लाइन एल एम से छोटा होगा। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब कि द होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पार्ट। ठीक है, होल हमेशा क्या होगा, पार्ट से बड़ा होगा। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट जो एग्जाम है उसके ऊपर। थिंग्स विच आर डबल्ड ऑफ द सेम थिंग्स, ठीक है, आर इक्वल टू वन अनदर। देखो बच्चों क्या है कि मान लिया ए बी हमने लिया है और बी सी हमने लिया है और हम कह रहे हैं कि ये दोनों इक्वल टर्म्स हैं, ये दोनों बराबर चीज़ें हैं। अगर मैं इसको डबल कर देता हूँ तो, और इसको भी डबल कर देता हूँ तो भी आंसर क्या होगा, रिजल्टिंग आंसर डबल होगा। ठीक है, डबल होगा। ये एग्जाम इनकी है नंबर 6। और जो है लास्ट है ना एग्जाम, अगर की बात करते हैं हम एग्जाम की कि बच्चों अगर ए बी हमने लिया है बी सी के इक्वल, दोनों का कर दीजिए हाफ, तो आंसर क्या होगा बच्चों, वो भी इक्वल ही आएगा। दोनों आपस में आंसर इक्वल
आने हैं। दिस इज द सेवंथ एक्सियम ऑफ व्हाट, हुज, यूक्लिड्स। ठीक है, यूक्लिड की ये सेवंथ एक्सियम हो जाएगी। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं पोस्टलेट्स की तरफ कि पोस्टलेट्स क्या क्या थे उनके। ठीक है, यूक्लिड्स पोस्टलेट्स वर, देखिए पोस्टलेट क्या किया था, उन क्या क्या दिए थे कि अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। ठीक है बच्चों, देखो क्या है कि ये दो पॉइंट हमने लिए हैं। ठीक है, ए और बी हमने कोई दो पॉइंट लिए हैं बच्चों। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ इन दोनों के बीच में सिर्फ एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, एक लाइन, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जा सकती है। ठीक है, ये उनका कहना था। फिर हम देखते हैं अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। देखिए टर्मिनेटेड लाइन का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये ए और बी कोई लाइन सेगमेंट हम ले रहे हैं। ठीक है बच्चों, ए बी कोई लाइन सेगमेंट हम ले रहे हैं, तो मैं इस लाइन को आगे बढ़ा सकता हूँ, इधर भी बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, ये हो गया पोस्टलेट सेकेंड। हम आते हैं थर्ड पर, क्या कह रहा है थर्ड, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। देखो बच्चों, ये कोई पॉइंट मैंने ए लिया है या ओ लिया है, ए ही मान लेते हैं, ए ले लिया है, ए दिस इज़ अ पॉइंट, हम ये यहाँ लेते हैं इतनी डिस्टेंस। ठीक है, इतनी डिस्टेंस जिसे हम कहते हैं रेडियस, और बना देते हैं एक सर्कल। ठीक है, तो ये एक सर्कल बन गया। मैं क्या कर सकता हूँ बच्चों, ए से ये बी ले लेते हैं इस पॉइंट को। ठीक है, ए बी कोई लाइन सेगमेंट है। अब ये हमने लिया था, मान लो कि 4 सेंटीमीटर लिया था, और ये लिया है 8 सेंटीमीटर, और बना दिया एक सर्कल। तो कोई एक सेंटर और कोई एक रेडियस लेकर हम क्या कर सकते हैं, एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग on two straight lines makes the interior angles on the same sides of it taken together less than two right angles, then the two straight lines produced indefinitely meet on that side on which the sum of angles is less than two right angles। बहुत कंफ्यूज वाला मामला है, क्या कह रहा है समझ नहीं आ रहा। देखो ये कोई एक लाइन ड्रॉ करी मैंने, एक और लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ कर दी। अब इन भाई साहब का कहना ये है कि इनका यूक्लिड भाई साहब का कहना ये है दोस्त बच्चों कि मैं अगर यहाँ पर कोई एक लाइन ऐसी ट्रांसवर्सल ड्रॉ करता हूँ, ट्रांसवर्सल अपन आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। देखो अगर मैं इसको ऐसे ट्रांसवर्सल ड्रॉ करता हूँ और देखता हूँ कि ये एंगल और ये एंगल, ठीक है बच्चों, जहाँ ये दोनों लाइन जा रही है, मैंने एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ किया, और जो इंटीरियर एंगल्स हैं, इन दोनों इंटीरियर एंगल मान लो ये ए और बी है। अगर मैं इन ए और बी को क्या करता हूँ दो बच्चों, ऐड करता हूँ, और मुझे कोई वैल्यू मिलती है 180 डिग्री, मीन्स 90 + 90, टू राइट एंगल से कम मिलती है। अगर इन दोनों के मेजर जो हैं इससे कम है, तो बच्चों क्या होगा, ये दोनों लाइन जो होगी कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट करेंगी। दिस आर नॉट गोइंग टू बी पैरेलल टू ईच अदर। ये जो है बच्चों पैरेलल नहीं होंगी, कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रही होंगी, ये कहना है पोस्टलेट 5 में। उम्मीद है समझ आ गया होगा। हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। एक्सरसाइज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये बच्चों क्वेश्चन 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर्स। ठीक है बच्चों, क्या करना है, जो गिवन स्टेटमेंट्स है वो ट्रू है या फॉल्स हमें बताने हैं। तो देखेंगे, सबसे पहला पढ़ते हैं हम, पहले को रीड किया जाएगा कि क्या है। ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। क्या कह रहा है कि कोई पॉइंट अगर है तो क्या उस पॉइंट से सिर्फ एक लाइन पास होके जाएगी, तो ये जो है स्टेटमेंट बच्चों वो होगा फॉल्स। ये होगा स्टेटमेंट फॉल्स, बिकॉज अनलिमिटेड लाइन कैन बी पास थ्रू अ पॉइंट। ठीक है बच्चों, क्यों स्टेटमेंट रॉन्ग है ये, कि भैया ये कोई पॉइंट लिया हमने और इस पॉइंट पर कितनी ही सारी लाइंस, अनलिमिटेड लाइंस को, इन्फिनेटली लाइंस को मैं क्या कर सकता हूँ, पास करवा सकता हूँ। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा एक फॉल्स स्टेटमेंट।
समझ में आ गया होगा आपको, बहुत इजी है। देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट को। देयर आर एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अब बताइए आप, क्या ये सही स्टेटमेंट है? तो इसका हम आंसर लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे? जो आंसर होगा वो क्या होगा? फॉल्स होगा। क्यों होगा? बिकॉज ओनली वन line can be drawn to two distinct points। ठीक है बच्चों, क्या कहने का मतलब कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो इन ए और बी दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन हो सकती है। ठीक है, फिर तो मुझे ऐसा बनाना पड़ेगा, फिर मुझे ऐसा बनाना पड़ेगा, ये नहीं है, वैसे ऐसा बनाना नहीं है हमें। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ बच्चों कि सिर्फ ए या बी से क्या हो सकती है, सिर्फ एक लाइन ड्रॉ की जा सकती है। ठीक है, इस तरीके से ये स्टेटमेंट हो जाएगा रॉन्ग। अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली ऑन बोथ दी साइड्स। इसे हम कह सकते हैं कि ये क्या है बच्चों, ये थर्ड स्टेटमेंट जो है वो हो जाएगा ट्रू। इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट बाय डायग्राम। इट इज clearly proved that a terminated line can be produced indefinitely। ठीक है बच्चों, देखो ये ए बी लाइन सेगमेंट है, ये टर्मिनेटेड लाइन जिसको अपन कह सकते हैं, और ये जो है इन्होंने अपने पोस्टलेट में भी कहा था, है ना, यूक्लिड ने भी अपने पोस्टलेट में क्या कहा था कि एक लाइन जो है हम क्या कर सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं और इधर भी बढ़ाई जा सकती है। दिस इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई होगी आपको। नेक्स्ट ट्रू स्टेटमेंट और देख लेते हैं। इफ़ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। बिल्कुल देखिए सही बात है ये। दिस इज गोइंग टू बी अ ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, ये ट्रू स्टेटमेंट है और इसका जो रीज़न है वो यही है कि बिकॉज टू सर्कल्स आर इक्वल, बिकॉज इफ two circles are equal then their radii must be equal। ठीक है, कोई भी दो सर्कल जो हैं बच्चों कब हो सकते हैं इक्वल, जब उनकी रेडियाई इक्वल हो। अगर रेडियस इक्वल है इसका मतलब वो जो सर्कल हम ड्रॉ करेंगे वो इक्वल ही होने हैं। फॉर द फॉलोइंग फिगर, इफ ए बी इक्वल टू पी क्यू एंड पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई देन ए बी इक्वल टू एक्स वाई। हमें बताना है या ये हमें बताना है कि ये क्या स्टेटमेंट है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। ऐसा अगर ये और ये दो कंडीशन है तो ये ऐसा होगा। देखिए फिगर आपको दिख रहा है यहाँ पर, क्या कह रहा है हमें कि ए बी और पी क्यू इक्वल है ना, तो हम लिखते हैं गिवन ए बी इक्वल पी क्यू। ठीक है बच्चों, एंड पी क्यू इक्वल हमें दे रखा है एक्स वाई। हमें पता है बच्चों कि हमने सबसे पहले जो एक्सियम्स देखी थी उन एक्सियम में बताया था कि क्या होता है, अगर ये दो इक्वल है और ये तीसरे के इक्वल है तो इन दोनों का आंसर जो है बच्चों क्या हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा। हम लिख देंगे बाय एक्सियम 1 लिख सकते हैं यहाँ पर, एक्सियम 1 भी इसमें हम क्या कर सकते हैं, रेफरेंस दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, बात आपको समझ में आ रही होगी, मुझे ऐसी उम्मीद है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए बच्चों, बुक अगर आपके पास है तो उसमें आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि क्वेश्चन 2 जो है वो हमें क्या कह रहा है कि हमें कुछ डेफिनेशन दी है, कुछ टर्म्स की लिखनी है डेफिनेशन, और उसमें क्या उनमें क्या देना है
कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें डिफाइंड नहीं है, जिनको कि डिफाइन करना ज़रूरी है पहले, और व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम। ठीक है, कौन कौन चीज़ें हैं और आप उसको कैसे डिफाइन कर सकते हो। देखिए, हम पहले डेफिनेशन लिख देंगे और डेफिनेशन के बाद ये देखेंगे कि इनमें क्या क्या अनडिफाइंड टर्म है जो पहले डिफाइन करनी थी। देखते हैं बच्चों, सबसे पहले जो है पैरेलल लाइंस। बच्चों, पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन हमें बतानी है, तो क्या होगी पैरेलल लाइन की डेफिनेशन आपको पता है वैसे, पर फिर भी हमें अगर लिखना हो तो हम लिखेंगे टू लाइंस इन अ प्लेन आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे हैव नो पॉइंट इन कॉमन। ठीक है बच्चों, कब कहेंगे? जब इनके बीच में, दो लाइन के बीच में क्या नहीं हो, कोई कॉमन पॉइंट नहीं हो। कौन सी दो लाइन होंगी? वो ये लाइन होंगी बच्चों, एक्स और वाई। अगर हम दो लाइन ड्रॉ करते हैं, बिल्कुल आपको दिख रहा है, कहीं पर भी कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, कहीं पर भी ऐसा लग नहीं रहा है कि ये क्या होंगी बच्चों, ये इंटरसेक्ट करेगी। तो इन फिगर एक्स एंड वाई आर सेड टू बी पैरेलल बिकॉज दे हैव नो पॉइंट इन कॉमन एंड वी राइट एक्स पैरेलल वाई। और देखिए बच्चों, हम इनको एक्स पैरेलल वाई लिखेंगे। ये लाइन जो है बच्चों, वो क्या लिखेंगे? एक्स पैरेलल टू वाई लिखेंगे। हियर द टर्म पॉइंट इज अनडिफाइंड। देखो बच्चों, कॉमन पॉइंट हम कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं कि कोई कॉमन पॉइंट नहीं हो, और कॉमन पॉइंट की डेफिनेशन हमें पहले देना ज़रूरी है। बात समझ में आ गई बच्चों? पैरेलल लाइन की डेफिनेशन, पैरेलल लाइन की डेफिनेशन में हम पॉइंट यूज़ कर रहे हैं, और वो पॉइंट हमें सबसे पहले डिफाइन करना ज़रूरी है कि पॉइंट की डेफिनेशन क्या होगी। ठीक है बच्चों, अगर हम देखते हैं आगे तो आता है हमारे पास परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है बच्चों, परपेंडिकुलर लाइंस की हमें डेफिनेशन बतानी है। अब देखते हैं कि परपेंडिकुलर लाइंस की डेफिनेशन क्या होगी। टू लाइंस इन अ प्लेन आर सेड टू बी परपेंडिकुलर इफ दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट वन राइट एंगल। ठीक है बच्चों, क्या हो? अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, कहाँ पर? 90 डिग्री पर, परपेंडिकुलर हो, तो उन्हें अपन कह सकते हैं। अब इसमें जो है सबसे मेन चीज़ है बच्चों कि परपेंडिकुलर होगा क्या, फिर परपेंडिकुलर वर्ड आ गया। तो देखो, ये लाइन इस लाइन की क्या है, ये इंटरसेक्ट कर रही है, लेकिन किस एंगल पर कर रही है? 90 डिग्री, मतलब कि राइट एंगल पर। बात समझ में आ रही बच्चों? ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, लेकिन किस एंगल पर कर रही है? 90 डिग्री पर। देखिए, इन अ फिगर P एंड Q आर सेड टू बी परपेंडिकुलर लाइंस बिकॉज दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। और हम इसे क्या लिखेंगे बच्चों? हम इसे लिखेंगे Q परपेंडिकुलर P। ठीक है बच्चों, इसे Q परपेंडिकुलर P लिखेंगे। अब यहाँ पर एक राइट एंगल जो है बच्चों, वो क्या है? अनडिफाइंड टर्म है। ठीक है, राइट एंगल पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, और राइट एंगल जो है हमने पहले डिफाइन किया नहीं है, तो उसकी ज़रूरत हमें है। बात समझ में आ रही है आपको? देखते हैं थर्ड डेफिनेशन क्या है हमारे पास दो बच्चों। लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट की हमें डेफिनेशन लिखना है। तो देखिए, द डेफिनाइट लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड द लाइन सेगमेंट। देखो बच्चों, सबसे पहली चीज़ तो ये क्या, कि ये क्या है? एक लाइन है। दिस इज अ लाइन। लाइन किसे कहते हैं? जो क्या हो, जिसके कोई एंड पॉइंट्स नहीं हो, दोनों तरफ कहीं पर भी अगर एंड पॉइंट हमें नहीं मिल रहे हैं तो उसे हम लाइन कहेंगे। परंतु अगर मैं करूं यहाँ पर, क्या करूं कि यहाँ पर पी क्यू ले लेता हूँ, पी और क्यू, अगर मैं डेफिनेट डिस्टेंस ले लेता हूँ, डेफिनेट लेंथ ले लेता हूँ, तो उसे कहूँगा लाइन सेगमेंट। देखो बच्चों, वैसे ये लाइन जो है वो बड़ी है, और इसमें जो ए बी है वो हमें लाइन सेगमेंट बताया गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है बच्चों? ठीक है, इन फिगर द डेफिनेट लेंथ बिटवीन ए एंड बी इज लाइन, ये हो जाएगा सेगमेंट, रिप्रेजेंटेड बाय ए बी बार। बच्चों, ए बी के अगर ऊपर बार लगाया गया है तो उसे हम लाइन सेगमेंट कहेंगे। बात समझ में आ गई आपको? इस लाइन को मैं और आगे बढ़ा रहा हूँ। ये यहाँ पर जो है वो पॉइंट्स थे, उनको रिप्रेजेंट कर रहा था ए, और इनको कर रहा था बी। बात आपको समझ में आ गई होगी। और ए बी बार के फॉर्म में हम इसको लिखेंगे, तब जाके ये क्या बनेगी बच्चों? ये एक लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करेगी। बात आपको भूलना नहीं है। रेडियस ऑफ अ सर्कल हमें अब लिखना है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेडियस ऑफ अ सर्कल।
द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू अ पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल। देखो बच्चों, ये आ गया हमारा सर्कल, ठीक है, ये सर्कल आ गया। यहाँ पर क्या किया है हमने, सेंटर से लेकर क्या किया है, सेंटर से कोई डिस्टेंस ली है, सेंटर से कोई डिस्टेंस ली है, तो अगर मान लिया ये 2 सेंटीमीटर हमने डिस्टेंस ली है तो इसे हम कहेंगे रेडियस ऑफ द सर्कल, कि कितना दूर हम एक सर्कल बना रहे हैं सेंटर से, उसे कहेंगे, क्या कहेंगे बच्चों, सर्कल की रेडियस कहेंगे। ठीक है, फिगर की बात करते हैं तो इसमें ओ ए इज गोइंग टू बी द रेडियस ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्कल। हियर द टर्म पॉइंट एंड सेंटर इज अनडिफाइंड। देखो बच्चों, इसके अंदर जो है पॉइंट है ना, ये पॉइंट हम ले रहे हैं तो ये पॉइंट, और सेंटर जो है वो क्या है, अनडिफाइंड है। सेंटर से कोई पॉइंट हमने दूर लिया, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को कहते हैं रेडियस, और इसमें सेंटर और रेडियस जो है वो हमें सेंटर तो डिफाइन हो चुका है, पॉइंट जो सेंटर और पॉइंट जो है वो डिफाइन नहीं हुआ है। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं आगे। अब इसमें आ रहा है बच्चों स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर की डेफिनेशन लिखनी है, तो स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल हैविंग सेम लेंथ एंड ब्रीथ। हियर द टर्म लेंथ, ब्रीथ एंड रेक्टेंगल आर अनडिफाइंड। ठीक है बच्चों, ये डेफिनेशन हमें पता होना चाहिए, लिखना पड़ सकती है, क्वेश्चन आपको आ सकता है, पूछा जा सकता है। ये बच्चों, ये होता है रेक्टेंगल, ये होता है स्क्वायर। अब रेक्टेंगल और स्क्वायर के अंदर क्या डिफरेंस होता है, देखिए रेक्टेंगल में क्या होता है, 4 साइड होती है, इसमें भी 4 साइड होती है, लेकिन इसमें लेंथ और ब्रीथ जो होती है बच्चों अलग होती है, लेकिन ऑपोजिट साइड जो इक्वल होती है बच्चों। ठीक है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, सारे एंगल इसके राइट एंगल होते हैं, इसके भी सारे राइट एंगल इक्वल होंगे, लेकिन जहाँ ये लेंथ ले रहे हैं वहाँ ब्रेथ भी लेंथ के इक्वल होगी, तो हम इसको कहेंगे दिस इज गोइंग टू बी स्क्वायर एंड दिस इज गोइंग टू बी अ रेक्टेंगल। ये है रेक्टेंगल, ये है स्क्वायर। ठीक है बच्चों, डेफिनेशन आपको मैंने लिखवा दी है, आप चाहें डायग्राम भी ऐसा बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, कंसिडर 2 पोस्टलेट गिवन बिलो। ठीक है, 2 पोस्टलेट्स आपको दिए हैं, अगर इनको आप पोस्टलेट्स मानते हैं, गिवन एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज बिटवीन ए एंड बी। पहला पोस्टलेट ये है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 points that are not on the same line. Do these postulates contain any undefined terms? Are these postulates consistent? Do they follow from Euclid's postulate? हमने क्या करना है बच्चों, हमें ये बताना है कि क्या ये पोस्टलेट से की तरह से कंसिडर किया जा सकता है इन स्टेटमेंट को। तो देखते हैं बच्चों आंसर। देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे देयर आर सो मेनी अनडिफाइंड वर्ड्स विच शुड बी नॉलेज्ड। ठीक है बच्चों, इसमें क्या है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अनडिफाइंड है, उनका नॉलेज हमें होना चाहिए। दे आर कंसिस्टेंट बिकॉज दे डील विद द 2 डिफरेंट सिचुएशन, दैट इज़, देखो बच्चों क्या है कि ये कंसिस्टेंट हैं क्योंकि ये 2 क्या बता रहे हैं बच्चों, ये बता रहे हैं हमको 2 सिचुएशन अलग अलग बता रहे हैं कि if 2 points A and B are given then there exists a third point C which is in between A and B। देखो बच्चों क्या कह रहा है ये कि A और B कोई अलग अलग पॉइंट है, तो इनके बीच में कोई पॉइंट C हो सकता है ऐसा पॉसिबल, जो कहाँ हो, बीच में हो और इस लाइन के ऊपर हो। ठीक है, बात आपको समझ में आ रही है। अब देखते हैं कि अगला क्या कह रहा है, if 2 points A and B are given then we can take a point C which does not lie on the line passes through the point A and B। देखो बच्चों, A और B हम 2 पॉइंट लेते हैं और एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और एक C पॉइंट ले लेते हैं जो कि इस लाइन के ऊपर नहीं हो। एक ऐसा पॉइंट जो कि इस लाइन के ऊपर नहीं हो, ऐसा लिया जा सकता है, ऐसा पॉसिबल है। तो ये क्या है, ये पोस्टलेट को फॉलो करते हैं। दीज पोस्टलेट्स डोंट फॉलो द यूक्लिड्स पोस्टलेट्स, हाउएवर दे फॉलो एक्सियम। अब ये क्या है बच्चों, ये पोस्टलेट को तो क्या नहीं करते हैं, फॉलो नहीं करते, लेकिन एक्सियम को फॉलो करते हैं। कौन से एक्सियम को, अब पोस्टलेट 1 स्टेटेड एज थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम। क्या होता है कि अगर मैं क्या करूं बच्चों, ए से बी को 2 पॉइंट ले लेता हूं डिस्टिंक्ट अलग अलग, तो एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। अब अगर मैं यहाँ सी बता दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, यही लाइन इसको रिप्रेजेंट करेगी। अब ये यहाँ से यहाँ तक थोड़ी बता पाएंगे हम,
तो इसका मतलब क्या होगा कि ये एक्सियम को तो फॉलो करता है लेकिन पोस्टुलेट को फॉलो नहीं करता। बात आपको समझ में आ गई होगी। एक बार और समझ लीजिए कि ए से बी, ए बी दो पॉइंट है हमारे पास डिफरेंट, एक ही लाइन यहाँ ड्रॉ की जा सकती है। अगर आप कह रहे हो कि सी कोई बीच में पॉइंट आ गया तो क्या होगा कि ये लाइन स्टेटमेंट, ये पूरा जो सेगमेंट है वो अलग हो गया, तो अब जो है वो लाइन आगे यहाँ से थोड़ी खींच सकते हैं अपन। तो इसका मतलब ये है कि ये यूक्लिड्स के पोस्टुलेट को फॉलो नहीं करता। ठीक है, देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट ए सी इक्वल टू बी सी, देन प्रूव ए सी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, एक्सप्लेन बाय ड्राइंग द फिगर। देखो बच्चों क्या करते हैं, हम ए और बी कोई दो पॉइंट ले रहे हैं और सी पॉइंट जो है बच्चों क्या कर रहा है, वो लाई कर रहा है इन बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, सच दैट, अब इसमें क्या कह रहा है बच्चों कि ए सी और ए बी जो है वो बता रहा है, ए सी और बी सी इक्वल बता रहा है। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि ए सी इक्वल टू 1/2 ए बी, एक्सप्लेन बाय ड्राइंग। तो हम करते हैं सॉल्यूशन। बच्चों हम लिखते हैं गिवन में लिखते हैं सी इज अ पॉइंट बिटवीन ए एंड बी, है ना। सच दैट किस तरह से बिलोंग करता है बच्चों की ए सी और बी सी इक्वल है, ये हमें दे रखा है। ठीक है, अगर ए सी और बी सी इक्वल है, ठीक है बच्चों, तो अब मैं क्या करूं, मैं लिखता हूं ए बी इक्वल लिखता हूं। ठीक है बच्चों, मैं ए बी के इक्वल लिखता हूं तो मुझे क्या मिलता है, ए सी प्लस बी सी। देखो बच्चों यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारे पास है ए बी, यहाँ से यहाँ तक की ए सी और यहाँ से यहाँ तक बी सी, मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तो मुझे ए बी मिल जाएगा। बहुत बहुत सिंपल बात है, बहुत कॉमन बात है। अब लेकिन क्योंकि बच्चों यहाँ पर हमें क्या दे रखा है कि बी सी की जगह ए सी लिख देंगे, तो हम ए सी प्लस ए सी लिख देंगे इसको, तो ये कितना हो जाएगा 2AC। ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या होगा कि ए सी इक्वल टू 1/2 BC आ जाएगा। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना था। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल टर्म है, समझ में आ गई होगी आपको। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इन क्वेश्चन 4 पॉइंट सी इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। देखिए बच्चों, ए और बी हम ले रहे हैं, दो कोई पॉइंट्स ले रहे हैं और एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर एक सी पॉइंट लेते हैं। सी को कहते हैं कि ये क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक है, सी अगर मिड पॉइंट होगा, ठीक है, तो अब क्या कहते हैं, हम यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन लिखते हैं बच्चों, गिवन ए बी सी इज मिड पॉइंट, सी इज मिड पॉइंट ऑफ व्हाट बच्चों, ए बी। देयरफॉर अगर हम यहाँ लिखते हैं तो ऐसा क्या होगा, इससे ए सी जो है बच्चों बी सी के इक्वल होना चाहिए, ए सी बी सी के इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा कह रहे हैं तो ऐसा होगा। और हमने पिछली स्लाइड में, हमने पिछले क्वेश्चन में क्या प्रूव किया है बच्चों कि भैया यहाँ पर ए सी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, ये हमने क्या किया, हमने देख लिया। पिछले स्लाइड से हमें पता था कि ऐसा होता है कि अगर मिड पॉइंट होता तो हाफ के इक्वल होता। अब हम करते हैं लेट डी इज अनदर मिड पॉइंट। ठीक है, ठीक है बच्चों, हम क्या करते हैं, डी को एक मिड पॉइंट और मान लेते हैं। अगर डी को हम मिड पॉइंट मानते हैं तो क्या कहेंगे बच्चों कि ए डी जो है वो किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ ए बी। ठीक है, ए डी जो होगा वो हाफ ऑफ ए बी होगा। ठीक है, अगर ये मिड पॉइंट है तो ऐसा होना चाहिए। और अगर ऐसा हम कहते हैं तो क्या होगा, इससे देखो ये इक्वेशन 1 दे देंगे और ये इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। हम लिख देंगे बाय 1 एंड 2 से हम कह सकते हैं कि ए सी और ए डी इक्वल हैं, ए सी और ए डी इक्वल हैं। तो बच्चों हमने जो सबसे पहले एक्सियम्स पढ़े थे, उन एक्सियम में कोइंसाइड पढ़ा था। क्या होता है कोइंसाइड, सिंस ए सी इक्वल ए डी, तो देयरफॉर हम लिख देंगे पॉइंट सी
पॉइंट C एंड D विल बी कोइंसाइड। ठीक है बच्चों, कोइंसाइड होंगे। कोइंसाइड मतलब कि वो एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर ऐसा है तो क्या होगा, इसलिए हम सबसे लास्ट में क्या स्टेटमेंट लिखेंगे। सो क्या होगा, C इज अ यूनिक, C इज यूनिक मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, AB। किसी भी लाइन सेगमेंट के लिए जो उसका मिड पॉइंट होता है वो यूनिक होता है, वो एक से ज़्यादा नहीं हो सकते, सिर्फ एक ही मिड पॉइंट हो सकता है। ये आंसर जो है बच्चों 4th का चल रहा है। क्वेश्चन 5 पर अपन आ चुके हैं, देखिए ना 4 का ये आंसर, 5 का ये आंसर है। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इन फिगर इफ AC इक्वल टू BD देन प्रूव दैट AB इक्वल टू CD। ठीक है, कुछ उसी तरीके का ये प्रश्न आ चुका है जैसा हम पहले प्रूव कर चुके हैं। तो इसमें लिखते हैं, देखिए बच्चों सॉल्यूशन है ना। देखो क्या है कि A से लेकर D तक कोई लाइन सेगमेंट लिया गया है। अब उसमें क्या कह रहा है ये कि A से C की डिस्टेंस A टू C इक्वल है B टू D। ठीक है, B टू D, देन प्रूव दैट AB इक्वल टू CD। ठीक है, तो हम करते हैं बच्चों, गिवन इन फिगर व्हाट AC इक्वल टू BD। ठीक है बच्चों, हमें दे रखा है कि AC BD के इक्वल है, हमें ये दे रखा है। अब हम क्या करते हैं बच्चों कि AC में से BC माइनस करते हैं। ठीक है बच्चों, AC में से BC माइनस करते हैं। ये AC, इसमें से मैं BC माइनस कर देता हूँ, तो क्या आता है मेरे पास, वही टर्म आने वाली है जो मैं BD में से क्या माइनस करता हूँ, BC। क्योंकि हमने सबसे पहले जो एक्सियम्स पढ़ी थी उनमें क्या कहा था कि सेम में से सेम चीज़ को माइनस करने पर उनके ऊपर इफेक्ट नहीं होता है, ये जो आंसर आता है वो इक्वल ही होता है। तो इससे क्या हो जाएगा बच्चों, देखो AC में से मैं BC माइनस करता हूँ, AC में से BC को माइनस करता हूँ, तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा बच्चों, AB आने वाला है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा CD। और ये जो है क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा आंसर, सॉल्यूशन। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई होगी इसकी। बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन पे। व्हाई इज एक्सियम 5 इन द लीस्ट ऑफ यूक्लिड्स एक्सियम कंसीडर्ड अ यूनिवर्सल ट्रूथ। देखो बच्चों क्या कह रहा है कि एक्सियम 5, हमने कुछ एक्सियम्स पढ़ी थी सबसे पहली स्लाइड में, तो पता है आपको क्या पढ़ी थी, वो क्या थी कि भैया वो जो थी है ना, वो क्या है कि वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, हमें प्रूफ करना है। ठीक है, अब वो पढ़ी थी तो आप वो खुद स्लाइड पर जाइए और देखिए कि क्या थी वो। अब इसका मैं आंसर आपको बताता हूँ कि आंसर क्या होगा बच्चों। देखिए, अकॉर्डिंग टू एक्सियम 5 क्या थी, वी हैव द टू होल इज ग्रेटर देन अ पार्ट, द होल नॉट टू, द होल इज ग्रेटर देन अ पार्ट विच इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ। देखो बच्चों क्या हो रहा है कि ये P से Q हम डिस्टेंस ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं, 8 सेंटीमीटर ले रहे हैं, 8 सेंटीमीटर। और अगर मैं इसमें से PR कोई डिस्टेंस कट करता हूँ, लेता हूँ, निकालता हूँ, तो हमें पता चल रहा है कि 8 तो बड़ा ही होगा ना भैया, 8 5 से हमेशा बड़ा होगा। इसका मतलब PQ जो है वो ऑलवेज भी ग्रेटर देन PR। और अगर ऐसा है और ऐसा प्रूव हो रहा है तो ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसलिए जो एक्सियम 5 है बच्चों, उसे हम क्या कहेंगे, उसे यूनिवर्सल ट्रूथ कहेंगे। बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ये जो पूरा है इसमें स्टेटमेंट लिखा हुआ है, लेट अ लाइन सेगमेंट PQ इक्वल 8 सेंटीमीटर, कंसिडर अ पॉइंट R इज इन द इंटीरियर सच दैट PR इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। क्लियरली PR इज अ पार्ट ऑफ द लाइन सेगमेंट PQ and lies in its interior. PR is smaller than PQ, hence the whole is greater than its part. ठीक है बच्चों, तो इससे ये प्रूव होता है कि जो होल होता है वो बड़ा होता है इसी में से निकाल गए पार्ट से। बात समझ में आ गई बच्चों, फिगर में भी लिखा हुआ है, डेफिनेशन लिखा है और इसको पूरा डिस्क्राइब भी यहाँ पर हमने कर दिया है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से यहाँ पर
ख़त्म होती है बच्चों एक्सरसाइज 5.1। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद एक्सरसाइज 5.2। उम्मीद है क्वेश्चन आपको ये समझ में आ गए होंगे। ठीक है, बने रहिए कल्याणी जूनियर्स के साथ। टिल देन, जय हिंद, वंदे मातरम।